व्यतिकरण की शर्तें। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। तो प्रकाश का व्यतिकरण हर स्थिति में नहीं होता, इसके लिए कुछ कंडीशन हैं, कुछ शर्तें हैं, उसको हम व्यतिकरण की शर्तों के अंतर्गत देखेंगे। जैसे हमको पता है प्रकाश का व्यतिकरण की घटना कैसे होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में जब कोई समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग होता है उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यतिकरण की शर्तें हैं उसमें जो पहली शर्त है वह है दोनों तरंगों की आवृत्ति को समान होना चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, ये इसकी पहली शर्त है। दोनों तरंगों की आवृत्ति यदि समान नहीं होगी तो उस स्थिति में उनका आवर्तकाल समान नहीं होगा, और आवर्तकाल समान नहीं होने के कारण उनमें कलांतर भी समान नहीं होगा, जिसके कारण दोनों तरंगें व्यतिकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों तरंगों की आवृत्ति को समान होना आवश्यक है। इसके बाद दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। व्यतिकरण की शर्त में दूसरी शर्त है दोनों तरंगों का होना चाहिए। यदि दोनों आयाम बराबर नहीं होगा या लगभग समान नहीं होगा या दोनों तरंगों के आयाम में बहुत अधिक अंतर है तो उस स्थिति में भी व्यतिकरण नहीं होता। इसके बाद है तीसरी शर्त, दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। यदि दोनों तरंगें एक ही दिशा में गमन करेंगी तो उसी आधार पर ही दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा और अध्यारोपण के कारण उनका व्यतिकरण होगा। उसके बाद है चौथी शर्त है दोनों प्रकाश स्रोत को एक दूसरे के अत्यंत कट होना चाहिए या पास होना चाहिए। दोनों तरंगें जो प्रकाश जो उत्पन्न करती हैं, ये मतलब दोनों प्रकाश स्रोत है उसको एक दूसरे के अत्यंत पास होना चाहिए। जब दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत पास होंगे तभी वे कला संबद्ध स्रोत का निर्माण करेंगे और उनमें व्यतिकरण होगा। इसके बाद है अगली शर्त है प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय होना चाहिए। अगली शर्त है प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। एक वर्णीय का मतलब होता है प्रकाश जिसका केवल एक ही रंग हो। जैसे हमको पता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, इसलिए श्वेत प्रकाश को हम एक वर्णीय प्रकाश नहीं कर सकते। एक वर्णीय प्रकाश के अंतर्गत आता है जैसे सोडियम लैंप का प्रकाश है जो कि पीले कलर का होता है, पीले रंग का होता है, वह एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो यहाँ पर व्यतिकरण करने के लिए जो शर्त है उसमें प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय होना चाहिए। यदि प्रकाश स्रोत एक वर्णीय नहीं होगा तो उस स्थिति में जो व्यतिकरण का जो प्रतिरूप बनेगा वह रंगीन बनेगा और स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय होना चाहिए। इसके बाद फिर अगली शर्त है
प्रकाश स्रोतों को कला संबंध होना चाहिए, कला संबद्ध। तो इस प्रकार से ये जो बिंदुएं हैं ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो व्यतिकरण के लिए सबसे ज़रूरी है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति को समान होना चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम भी लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोतों को एक दूसरे के अत्यंत पास पास होना चाहिए, और प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, और प्रकाश स्रोत को कला संबद्ध होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कला संबद्ध क्या होता है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। हमारा अगला बिंदु है कला संबद्ध स्रोत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स। कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत जिसमें दो स्रोत जिनकी आवृत्ति समान हो और जिनमें कलांतर नियत हो, तो हम ऐसे दो प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मतलब कला संबद्ध स्रोत होने के लिए शर्तें क्या हो गई, दोनों जो स्रोत हैं उनकी आवृत्ति को समान होना चाहिए, और उन दोनों स्रोतों के बीच जो कलांतर जो है उसका मान नियत होना चाहिए या कलांतर शून्य होना चाहिए। तो उस स्थिति में दोनों स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो इसके लिए शर्तें कैसा कह सकते हैं, कला संबद्ध स्रोत के लिए भी शर्तें हैं, इसकी दो शर्तें हैं। दोनों स्रोतों की आवृत्ति समान हो। कला संबद्ध होने, दो स्रोतों को कला संबद्ध होने के लिए जो शर्तें हैं, दोनों स्रोतों की आवृत्ति को समान होना चाहिए, और दूसरी जो शर्त है कलांतर नियत होना चाहिए। दोनों के बीच कला में जो अंतर है वो नियत होना चाहिए। ये दो शर्त है किन्हीं भी दो स्रोत के कला संबद्ध होने के लिए। मतलब दो स्रोतें जिनकी आवृत्ति समान हो और जिन नियत हो, ऐसे दो स्रोतों को स्रोत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रकाश के व्यतिकरण को व्यक्त करने के लिए थॉमस यंग ने जो द्विस्लिट का प्रयोग किया था उसके बारे में। ये व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग था, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो अपन देखते हैं थॉमस यंग के द्विस्लिट का प्रयोग। यंग के द्विस्लिट का प्रयोग। इसके लिए थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रकाश स्रोत लिया था और उसके समीप दो स्लिट रखे गए थे और उससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा गया था, जिस पर्दे पर हमको व्यतिकरण का जो प्रतिरूप है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसको यदि अपन एक डायग्राम से देखना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर इधर है आपका प्रकाश स्रोत, इसमें ये पहला स्लिट है जिसमें से होकर के प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती हैं, और इसके नज़दीक दो और स्लिट पास पास, अत्यंत पास पास लिए जाते हैं,
जो कि कला संबद्ध स्रोत का निर्माण करते हैं। इन दोनों स्लिटों को यदि अपन दर्शाएं तो इसको S1 और S2 से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर एक पर्दा है X और Y। इस पर्दे पर हम व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। व्यतिकरण के प्रतिरूप में इस पर्दे पर क्रमशः चमकीली और अंधेरा काला ब्लैक मतलब पट्टी बनता है, जिसको हम फ्रिंज कहते हैं। जो चमकीली फ्रिंज होती है उसे दीप्त फ्रिंज कहते हैं, और जो अंधेरी वाली जो फ्रिंज है उसे अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, जैसे मान लो इसको दर्शाएं दीप्त फ्रिंज, फिर बीच का जो हिस्सा बचेगा वो अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त। इस प्रकार से पर्दे पर व्यतिकरण का प्रतिरूप हमको प्राप्त होता है। तो ये था थॉमस के द्विस्लिट का प्रयोग। यहाँ पर थॉमस के द्विस्लिट के प्रयोग में हम ये देखते हैं कि जो पहली जो स्थिति है, जब प्रकाश स्रोत से इस पहले स्लिट से होकर के दूसरे स्लिट में प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो बहुत ही नज़दीक होती हैं, ये कला संबद्ध स्रोत का निर्माण करती है। इसके बाद जो प्रकाश की किरणें जो पर्दे पर पड़ती है, तो ये जो दो किरणें यहाँ से निकलती हैं, इनका अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण के कारण उनकी जो तीव्रता है, उन प्रकाश की जो तीव्रता है उसमें परिवर्तन होता है, और यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होती है, जिसको हम इस पर्दे XY पर देख सकते हैं। और पर्दे XY पर क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनते हैं। अब यहाँ पर दो, इसके बाद है एक है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई जिसको अपन बीटा से दर्शाते हैं। फ्रिंज चौड़ाई बीटा क्या होता है? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजें या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। जैसे दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में अदीप्त फ्रिंज पर रहता है ये, और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच में दीप्त फ्रिंज रहता है। तो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाई एक समान होती है, और उसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, जिसको अपन बीटा से दर्शाते हैं। और बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, जहाँ पर लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, D इन दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है, और जो स्मॉल d है इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला है बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। इसमें एक एक शब्द स्पष्ट है। बीटा को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, D दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है, और स्मॉल जो D है वह दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। इसके बाद अपन देखते हैं यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। हमारा अगला टॉपिक है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित सूत्र की स्थापना और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं यंग के प्रयोग में यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d। इस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस सूत्र की स्थापना करने के लिए एक डायग्राम बनाइए यहाँ पर।
ये है प्रकाश का स्रोत S, ये पर्दा है X, Y, यहाँ पर एक स्लिट है, पहला स्लिट S1, इसके नज़दीक ही ये दूसरा स्लिट है S2, इस पॉइंट को O से डिनोट कीजिए, इसको O डैश से। अब यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश स्रोत S से प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसके सामने जो दो स्लिटें हैं उन दोनों स्लिटों से होकर के इस पर्दे पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये पॉइंट P हो गया। तो इस बिंदु P पर हमको व्यतिकरण का प्रतिरोध होता है। इसके बाद हम S1 से XY पर एक लंब खींचते हैं, इसे PQ से दर्शाइए, और S2 से भी XY पर एक लंब खींचते हैं, इसको S2, इस पॉइंट को R से दर्शाते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में S प्रकाश का स्रोत है, S1 और S2 दो स्लिट हैं जो कि कला संबंध स्रोत का निर्माण करते हैं, और इन दोनों स्लिटों से कैपिटल D दूरी पर, मतलब इन दोनों स्रोतों से पर्दे की जो दूरी है वो कैपिटल D है, और इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d के बराबर। अब यहाँ पर देखिए चित्र से PQ का मान निकालते हैं हम। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर इस डायग्राम में बिंदु S, बिंदु O और O डैश तीनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, और यहाँ पर O डैश से P की जो दूरी है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है उसकी दूरी को अपन स्मॉल x के बराबर मानते हैं। O डैश से P की जो दूरी है उसको हम स्मॉल x के बराबर मानते हैं। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं इस चित्र से PQ का मान। तो PQ का मान कितना होगा? PQ का मान होगा P O डैश में यदि हम Q O डैश को घटा दें तो हमको PQ का मान प्राप्त होगा, और PQ बराबर हमको मिलेगा P O डैश माइनस Q O डैश, और ये बराबर होगा P O डैश का मान है यहाँ से यहाँ तक का मान x के बराबर है, माइनस Q O डैश का मान यहाँ पर देखिए Q O डैश ये O S1 के बराबर है, और S1 से S2 की जो दूरी है वो पूरा D के बराबर है, और बिंदु O S1 और S2 का मध्य बिंदु है, इसलिए O S1 का मान D/2 होगा। इसलिए यहाँ पर मिलेगा हमको x माइनस D/2। इसी प्रकार हम PR का मान ज्ञात करते हैं। PR यहाँ पर देखिए PR बराबर P O डैश में यदि हम O डैश R को जोड़ दें तो हमको PR पूरा प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे P O डैश प्लस O डैश R, और O डैश का R भी यहाँ पर OS2 के बराबर है, और OS2 D/2 के बराबर है। तो ये मिल जाता है हमको PR बराबर x प्लस D/2। इसके बाद हम देखते हैं समकोण त्रिभुज PQS1 से। समकोण त्रिभुज S1 से हम S1P का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए PQS1 एक समकोण त्रिभुज है, और हमको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, और पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर यहाँ पर PS1 कर्ण होगा, PQ लंब होगा, और S1Q आधार होगा। और पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा S1P का वर्ग इज इक्वल टू PQ का वर्ग प्लस S1Q का वर्ग। PQ का वर्ग बराबर S1Q का वर्ग।
तो यहाँ पर S1P का वर्ग बराबर मिल जाएगा अपन को, PQ का मान कितना निकाले हैं यहाँ पर, x माइनस डी बटे टू पूरे का वर्ग प्लस S1Q का मान मिल जाएगा। S1Q देखिए ये पूरा D कैपिटल D के बराबर है, तो ये प्राप्त होगा हमको D का वर्ग। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PRS2 से PRS2 से हम ज्ञात करेंगे S2P का मान, ये हमको मिलेगा S वर्ग PR का वर्ग धन S2R का वर्ग। और ये हमको प्राप्त होता है PR का वर्ग मतलब x प्लस डी बटे टू का वर्ग प्लस S2R है पूरा D के बराबर, तो D का वर्ग। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बिंदु S1 से जो प्रकाश किरण निकल रही है वह बिंदु P तक पहुँचने में कम दूरी तय कर रही है, चित्र से स्पष्ट है, और S2 से जो प्रकाश किरण निकल रही है वह बिंदु P तक पहुँचने में थोड़ी ज़्यादा दूरी तय कर रही है। तो हम यहाँ पर जो दूरी में जो अंतर है, मतलब जिसको हम कहते हैं पथांतर का मान ज्ञात करेंगे। तो पथांतर कितना होगा यहाँ पर, S2P बड़ा है S1P छोटा है, तो S2P माइनस S1P ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर S2P का वर्ग और S1P का वर्ग ज्ञात किए हैं, इसमें S2P के वर्ग में S1P के वर्ग को घटा देते हैं। इसको यदि अपन पहला समीकरण दें और इसको यदि अपन दूसरा समीकरण दें, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, S2P का वर्ग माइनस S1P का वर्ग, ये हमको मिल जाएगा x प्लस टी बटे टू पूरे का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, फिर माइनस होगा तो ये दोनों माइनस में बदल जाएंगे, तो माइनस x माइनस डी बटे टू पूरे का स्क्वायर माइनस यहाँ पर D का स्क्वायर। ये घट रहा है इसलिए ये भी ऋणात्मक होगा और ये भी ऋणात्मक होगा। यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस डी बटे टू का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर माइनस x माइनस डी बटे टू का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर प्राप्त होता है। इसको जब अपन आगे हल करते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका प्रसार करते हैं तो ये मिलेगा हमको x का वर्ग a प्लस बी का स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके आधार पर x का वर्ग प्लस डी स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा xd फिर प्लस डी स्क्वायर, और इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस है तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में होगा डी का स्क्वायर बटे 4, फिर माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स डी माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पद कट रहे हैं, x के वर्ग से x का वर्ग कटेगा, d के वर्ग से d का वर्ग कटेगा और इससे ये कटेगा। तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है S2P का वर्ग माइनस S1P का वर्ग बराबर ये प्राप्त होता है XD प्लस x जाएगा आपका 2XD। अब यहाँ पर एक और फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उससे ये हो जाएगा
S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू होगा 2XD, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD बटे S2P प्लस S1P। यहाँ पर S2 और S1P दोनों की दूरियां लगभग समान होती हैं और दोनों की दूरी कैपिटल D के बराबर होता है, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं S2P नियरली इक्वल टू S1P और दिस वन इज नियरली इक्वल टू कैपिटल D। ये अप्रॉक्सीमेट होता है, लगभग, इसका मान लगभग होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इन दोनों का मान लगभग D के बराबर होता है। तो इसको अपन आगे लिख सकते हैं S2P माइनस S1P बराबर 2XD बटे इसका मान D होगा और इसका मान भी D होगा, D प्लस D 2D, और हमको यहाँ पर मिल जाता है S2P माइनस S1P। जैसे मैं आपको डायग्राम में ही बताया था, S2P माइनस S1P पथ में अंतर है। प्रकाश किरण जो पर्दे तक पहुंच रही है उसके बीच ये पथांतर का मान है। तो पथांतर को अपन डेल से डिनोट करते हैं, या अपन यहाँ पर लिख सकते हैं पथांतर डेल इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बटे कैपिटल D। इसको हम तीसरा, ये पथांतर का मान है। हमने देखा था व्यतिकरण में, जब गणितीय व्याख्या किए थे वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो शर्तें थी, उसमें हमने देखा था पथांतर का जो मान है, जब दोनों किरणें समान कला में कंपन करती हैं उस स्थिति में पथांतर का मान लैम्डा बटे 2 का समगुणज होता है। तो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए अपन देखते हैं, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का जो मान है, पथांतर डेल इक्वल टू होता है 2n इंटू लेमडा बटे 2। अतः हमको दीप्त फ्रिंज के लिए प्राप्त हो जाएगा XD बटे कैपिटल D इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बटे 2, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा n लेमडा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये दीप्त फ्रिंज के लिए हमको x का मान प्राप्त होता है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हम देखते हैं अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होता है हमको, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो पथांतर का जो मान होता है वह लेमडा बटे 2 का विषम गुणज होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का जो मान होता है, जिसमें हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, उसके लिए पथांतर का मान डेल इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बटे 2 प्राप्त होगा। मतलब हमें अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर डेल इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बटे 2, मतलब पथांतर लेमडा बटे 2 का विषम गुणज होता है। अतः यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा, हमको पथांतर का मान मिला है XD बटे D, अदीप्त फ्रिंज के लिए हो जाएगा XD बटे कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बटे 2, और यहाँ से हमको x का मान मिलेगा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D बटे 2 स्मॉल d
इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। x इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा डी बटे 2d। अब हम ज्ञात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई। जैसा कि हमको पता है फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा होती है दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उसे फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और ये भी पता है दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच अदीप्त फ्रिंज होता है और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच एक दीप्त फ्रिंज होता है। तो जब हम दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो उस स्थिति में हमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होगी, और जब हम दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो उस स्थिति में हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होगी। तो पहले अपन देखते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है, तो यहाँ पर माना दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज xn और xn+1 है। अतः अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लेगा xn+1 माइनस xn। यदि हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को β1 से डिनोट करें तो β1 बराबर मिलेगा xn+1 माइनस xn। xn+1 का मान रखेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा, यहाँ पर xn1 का मान रखेंगे तो n का मान हमको n-1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n-1 लेमडा डी बटे स्मॉल डी माइनस xn का मान रखेंगे तो n लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यहाँ से हमको मिल जाएगा β1 इज इक्वल टू n-1 नहीं n+1 है, n+1 माइनस xn। यहाँ n+1 लिखेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाता है n लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी प्लस इसका प्रसार करेंगे लेमडा डी बटे स्मॉल डी माइनस n लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो यहाँ पर n लेमडा डी बटे स्मॉल डी से n लेमडा डी बटे स्मॉल डी दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमको प्राप्त होगा β1 इज इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल। इसको हम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो माना अदीप्त फ्रिंजों के माना दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजें xn
और एक्स एन प्लस 1 है। अतः में हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात होगी। अतः दीप्त फ्रिंज की एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। यदि हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा 2 से डिनोट करें तो बीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। और इसका मान हमको प्राप्त हुआ था एक्स इक्वल टू प्राप्त हुआ था 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी बटे 2d 2n माइनस 1 लेमडा डी बटे 2d माइनस 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी बटे 2d। ये हमको प्राप्त हुआ था। इसी को हम आगे हल करते हैं तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1 बटे 2d लेमडा डी माइनस 2n माइनस 1 बटे 2d। तो यहाँ पर देखिए इसको आगे हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लेमडा डी बटे 2d। तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 2n लेमडा डी बटे 2d प्लस लेमडा डी लेमडा डी बटे 2d माइनस ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2n लेमडा डी बटे 2d माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये हमको मिलेगा लेमडा डी बटे 2d। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हमको प्राप्त होगा 2 लेमडा डी बटे 2d और हमको अंतिम रिजल्ट मिलेगा बीटा 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लेमडा डी बटे स्मॉल डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। इस प्रकार हम देखते हैं अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है बीटा 1 इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल डी प्राप्त हुआ है और बीटा 2 इक्वल टू जो कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है ये भी हमको लेमडा डी बटे स्मॉल डी के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाई है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती है। यहाँ पर लिखिए इस प्रकार समीकरण 6 और 7 से बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा हम इसको मान लेते हैं बीटा के बराबर। अतः फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर हमको मिलता है लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पर देखिए फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, कैपिटल डी दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी है और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। अब इसकी निर्भरता देखते हैं, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। अगला हमारा टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता।
अर्थात फ्रिंज चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई के लिए फार्मूला है, सूत्र है, चूँकि हमको पता है यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। जब भी हम फिजिक्स में या भौतिकी में किसी भी राशि की निर्भरता के बारे में जानना चाहते हैं या कौन सी राशि किन राशियों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, तो हमको सबसे पहले उस सूत्र का ज्ञात होना जरूरी होता है, मतलब उस सूत्र हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बीटा मतलब फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता के बारे में जान रहे हैं, तो हमको फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। हमको पता है यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। और यहाँ पर हमको ये जितने भी राशियाँ दी गई हैं संकेतों में, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, तब जा कर के हम कौन सी राशि किस पर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है हम इसको बता सकते हैं। यहाँ पर सूत्र में स्पष्ट दिख रहा है बीटा का मान 3 कर रहा है, 3 राशियों के मानों पर निर्भर। बीटा का मान एक तो लेमडा पर निर्भर कर रहा है, एक कैपिटल डी पर भी निर्भर कर रहा है और एक स्मॉल डी। इन तीनों राशियों पर बीटा का मान निर्भर कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये कैसे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए ये भिन्नात्मक संख्या है, जिसमें से हम लेमडा डी को अंश बोलते हैं, अंश में है, और डी हर में है। तो जो हर में जो रहती है उसको जब संबंध दर्शाते हैं तो व्युत्क्रमानुपातिक संबंध बोलते हैं, और जो अंश में जो रहता है उसको हम अनुक्रमानुपातिक संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीटा 3 राशियों पर डिपेंड करती है। इसमें से जो पहला है बीटा का मान, ये अनुक्रमानुपाती होता है लेमडा की। मतलब फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। यदि ये कैसा संबंध कहलाता है, ये अनुक्रमानुपातिक संबंध। अनुक्रमानुपातिक संबंध किसे कहते हैं? यदि बीटा के मान में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से लेमडा बढ़ेगा, या लेमडा का मान में कमी होगा तो उस स्थिति में बीटा के मान में भी कमी होगी। तो इस प्रकार के संबंध को कहते हैं हम अनुक्रमानुपातिक संबंध। मतलब फ्रिंज चौड़ाई का मान कब अधिक होगा? जब प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होगा, और जब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होगा तो उस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होता है। इसके बाद है दूसरा संबंध। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं बीटा अनुक्रमानुपाती क्या होगा, कैपिटल डी। मतलब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, मतलब दोनों स्लिटों के बीच, दोनों सतह की जो दूरी है उसका मान यदि अधिक है तो बीटा अधिक होगा, फ्रिंज चौड़ाई अधिक होगी, और दूरी कम है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा। और तीसरा हो गया, अब ये हर में है तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपातिक संबंध। बीटा व्युत्क्रमानुपाती है 1/, मतलब बीटा व्युत्क्रमानुपाती है डी के पढ़ेंगे, बीटा व्युत्क्रमानुपाती है डी के। और डी क्या है? दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। इसका मतलब क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। तो बीटा का मान ज़्यादा कब होगा? जब डी का मान कम है, का मान कम जब डी का मान, तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जब है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक होता है। और जब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी अधिक होती है तो उस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर बीटा 3 राशियों पर डिपेंड करती है। पहला प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, जिसका मान होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बटे स्मॉल डी। अगली कक्षा में हम देखेंगे फ्रिंज चौड़ाई और व्यतिकरण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। धन्यवाद।